नमस्कार। हम सब वर्तमान समय में एक ऐसे दौर में रह रहे हैं जहां हम यह देखते हैं कि कुछ खास तरह के विचारों को सिर्फ इस आधार पर नकार दिया जाता है कि ये विचार हमारे अपने देश में उत्पन्न नहीं हुए हैं। यह प्रवृत्ति हालांकि हमारी अपनी संस्कृति के हिसाब से भी ठीक नहीं है। हमारी संस्कृति में यह माना जाता है कि जो भी विचार हैं और जो भी अच्छी बातें हैं उन्हें हमें ग्रहण करना चाहिए, चाहे वो कहीं से भी मिलें। और हमारी अपनी ही संस्कृति में, हमारे अपने ही धर्म ग्रंथों में यह बात सामने आती है कि किसी भी विचार को आँख मूंद कर मानना भी सही नहीं है। ऐसे में हमें अपने आप को, अपने दिमाग को इस तरह से खुला रखना चाहिए जिससे जो भी विचार हमारे सामने आता है उसे हम तर्क की कसौटियों पर कसते हुए या तो स्वीकार करें या अस्वीकार करें। लेकिन हम यह जानते हैं कि एक ऐसी प्रवृत्ति से हम सब घिरते जा रहे हैं जहां पर हम इतने संवेदनशील हो गए हैं कि अगर कोई 18 वर्ष की ग्रेटा थॉर्नबर्ग जैसी लड़की हमारे देश के बारे में कुछ अच्छे नज़रिए से ही एक आलोचनात्मक टिप्पणी करती है तो हमें यह लगता है कि यह विदेशी षड्यंत्र है। हम एक ऐसी स्थिति में आ गए हैं जहां पर हर तरह की तार्किक बात सिर्फ इसलिए हमें बुरी लगती है क्योंकि उस बात को कहने वाले उस विचारधारा को मानते हैं जो हम में से अधिकांश लोगों के लिए विदेशी है। कई बार हम बहुत सारे विद्वानों की बातों को सिर्फ इसलिए नकार देते हैं क्योंकि हमसे यह कहा जाता है कि वे तो मार्क्सवादी हैं या वे मार्क्स के अनुयायी हैं या वे लेनिन की बातों को मानते हैं, और इस लिहाज से हमें उनकी बातों को स्वीकार करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि हमें इन प्रवृत्तियों से निकलते हुए हर उस तरह के विचारों को खुले नज़रिए से पढ़ने की ज़रूरत है जिससे हमें अपने देश, अपने समाज की भलाई के लिए कुछ सूत्र मिल सकते हैं। और आज मैं आपके सामने एक ऐसे ही विचारक की कुछ बातों को प्रस्तुत करूंगा। मेरा लक्ष्य यह है कि इस पूरे वीडियो के माध्यम से मैं आपको उस विचारक, उस एक्टिविस्ट की कुछ बड़ी बातों से परिचित करवा सकूं। मैं बहुत गहराई में जाकर उनके तर्कों पर विमर्श यहाँ नहीं करूँगा, लेकिन मेरी यह कोशिश होगी कि अगर आप इस वीडियो को पूरे अंत तक देखें तो न सिर्फ आप उस विचारक की बातों से, मुख्य बातों से परिचित हो पाएँ, बल्कि आप यह भी समझ पाएँ कि इन बातों का हमारे अपने देश के लिए, हमारे अपने लोकतंत्र के लिए क्या महत्व है। इस लिहाज से जो हमारी चर्चा है वह न सिर्फ एक विचारक, एक एक्टिविस्ट के बारे में है, बल्कि उस विचारक या उस एक्टिविस्ट के विचारों के माध्यम से हम अपने लोकतंत्र की भी पड़ताल करने की कोशिश करेंगे। आज की इस परख के एपिसोड में हम रोज़ा लग्जमबर्ग के बारे में बात करेंगे। रोज़ा लग्जमबर्ग एक मार्क्सवादी एक्टिविस्ट थीं और उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण विचार व्यक्त किए। अपनी पूरी ज़िंदगी के दौरान वो एक बेहतर समाजवादी राज्य की स्थापना के लिए संघर्ष करती रहीं और उसी संघर्ष के दौरान उनकी हत्या भी की गई, उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन अपने अलग अलग तरह के लेखन में उन्होंने एक ऐसे समाजवाद का स्वप्न प्रस्तुत किया जिसमें कि समाज में बुनियादी परिवर्तन हो और समाजवाद लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ स्थापित हो, न कि किसी पार्टी के वर्चस्व के अंतर्गत समाजवाद का सपना धरा का धरा रह जाए। तो मेरी आज के इस अंक में यह कोशिश होगी कि मैं आपको रोज़ा लग्जमबर्ग और उनके कुछ विचारों के बारे में परिचित करवाऊं। रोज़ा लग्जमबर्ग का जन्म 5 मार्च 1871 को जेमोस्क, पोलैंड में हुआ था। इनकी मृत्यु 15 जनवरी 1919 को बर्लिन में हुई। इनके माता पिता खाते पीते मध्यवर्गीय यहूदी थे। वे अपने माता पिता की 5 संतानों में सबसे छोटी थीं। इनका लालन पालन वारसा में हुआ। यह एक स्वतंत्र चेतना रखने वाली बुद्धिमान लड़की थीं और पढ़ाई लिखाई में भी इनका प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा था। लग्जमबर्ग एक स्कूली छात्रा के रूप में रूसी पोलैंड के स्कूल के बहुत सारे पाबंदियों के खिलाफ बगावत कर चुकी थीं अपने युवावस्था में ही। अपने युवा काल में ही ये समाजवादी राजनीतिक गतिविधियों में शामिल हो गईं। इस कारण 1889 में गिरफ्तारी से बचने के लिए इन्हें पोलैंड छोड़कर ज्यूरिख जाना पड़ा। यहाँ उन्होंने विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। शुरू में लग्जमबर्ग ने गणित और प्राकृतिक विज्ञानों का अध्ययन किया, लेकिन उसके बाद
राजनीतिक अर्थशास्त्र यानी कि पॉलिटिकल इकोनॉमी का अध्ययन किया। फिर लक्ज़मबर्ग ने पोलैंड के औद्योगिक विकास पर अपना डॉक्टरल शोध प्रबंध पूरा किया। असल में ज्यूरिख विश्वविद्यालय में इन्हें कानून और दर्शन में 2 डॉक्टरेट हासिल हुए। यह भी अपने आप में इनकी गहरी लगन को दिखाता है। इसके साथ ही ये रूसी साम्राज्य में आए क्रांतिकारी और प्रवासियों के राजनीतिक जीवन में भी सक्रिय रहीं। विश्वविद्यालय के दिनों में ही समाजवादी आंदोलन से लक्ज़मबर्ग जुड़ गई थी। इन्होंने प्लेखनोव, अक्सेलरोद और लेनिन जैसे निर्वासित रूसियों के साथ काम किया। इन्होंने पोलिश सोशलिस्ट पार्टी के राष्ट्रवाद का विरोध किया। 1894 में उन्होंने लियो जोगिस के साथ मिलकर सोशलिस्ट डेमोक्रेसी फॉर द किंगडम ऑफ पोलैंड की स्थापना की। लियो जोगिस और लक्ज़मबर्ग के विचार एक दूसरे से काफ़ी मिलते जुलते थे। वे लक्ज़मबर्ग के साथ मिलकर बनाए गए संगठन के मुख्य संगठक थे। दूसरी ओर लक्ज़मबर्ग इस संगठन की सबसे योग्य बुद्धिजीवी थी और इसकी आवाज़ थी। इन दोनों की दोस्ती काफ़ी गहरी थी। कुछ समय बाद व्यक्तिगत संबंध में तनाव आ जाने के बाद भी इनका नज़दीकी राजनीतिक जुड़ाव कायम रहा। 1898 में अपने लिए ज़्यादा व्यापक राजनीतिक मंच की तलाश में रोज़ा लक्ज़मबर्ग जर्मनी चली गईं। वे अगले 20 वर्षों तक जर्मन साम्यवाद से जुड़ी रहीं। उन्होंने जर्मन कम्युनिस्ट पार्टी की सैद्धांतिक पत्रिका न्वाय जे में योगदान दिया। बाद में इसके संपादक काउत्स्की की सहायक बनी। वे केंद्रीय पार्टी प्राथमिक स्कूल में मार्क्सवादी अर्थशास्त्र की शिक्षिका बनी। वे 1905 में रूसी क्रांति में सक्रिय थीं। 1905 से 1919 तक वे जर्मन मार्क्सवादी आंदोलन के चरम वामपंथ की नेता थीं। उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी के शामिल होने का विरोध किया। बाद में जर्मनी के स्पार्टस विद्रोह के दौरान जर्मन कम्युनिस्ट आंदोलन के केंद्रीकरण का भी इन्होंने विरोध किया। पार्टी में ये अल्पमत में थी और इनके हार जाने के बाद इन्होंने बड़ी हिचकिचाहट के साथ एक ऐसे विद्रोह का समर्थन किया जिसके पास न हथियार थे और न ही जन समर्थन। लक्ज़मबर्ग ने जर्मनी छोड़ने से इनकार कर दिया। भूमिगत रहते हुए उन्होंने अपनी पार्टी को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया, लेकिन वे पकड़ी गईं। प्रशियन अफसरों ने इन्हें 15 जनवरी 1919 को कारावास ले जाते समय मार दिया। यूरोपीय समाजवाद के भीतर चलने वाले वाद विवाद में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी और ऐसे कुछ पहलुओं पर हम आगे विचार करेंगे। लेकिन मैं अभी आपके सामने उनकी कुछ प्रमुख कृतियों के बारे में बताना चाहूँगा आपको। सबसे पहली जो उनकी प्रमुख कृति थी सोशल रिफॉर्म और रेवोल्यूशन, वह 1899 में आई। ऑर्गेनाइजेशनल क्वेश्चंस ऑफ रशियन सोशल डेमोक्रेसी, ये 1904 में प्रकाशित हुई। मास स्ट्राइक, पार्टी एंड यूनियन और उसके बाद द एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल, ये 1913 में आई। और द रशियन रेवोल्यूशन 1914 से 18 के बीच में इन्होंने लिखा था। जो प्रमुख बात है रोज़ा लक्ज़मबर्ग के लेखन में वह यह कि इन्होंने एक तरीके का जो रिविजनिज़म आया था बर्नस्टीन की रचना से, उसका इन्होंने विरोध किया। मार्क्सवाद में संशोधनवाद संबंधी वाद विवाद होने पर उन्होंने अपनी कृति सोशल रिफॉर्म और रेवोल्यूशन में बहुत मजबूती और स्पष्टता से अपना पक्ष रखा। शायद यह अभी तक सुधारवाद के प्रति सबसे अच्छी सामान्य प्रतिक्रिया है। बर्नस्टीन ने अपनी रचना इवोल्यूशनरी सोशलिज्म में इस बात पर बल दिया कि पूंजीवाद के भीतर सुधार हो सकता है और सुधारों के माध्यम से समाजवादी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। उनके अनुसार यह सच है कि पूंजीवाद टिका हुआ है, लेकिन इसके संकट और विरोधाभास खत्म नहीं हुए हैं। और ये बात रोज़ा लक्ज़मबर्ग ने कही और उन्होंने यह कहा कि अगर जिस तरीके से बर्नस्टीन तर्क दे रहे हैं कि हम धीरे धीरे सुधार करते हुए समाजवादी लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं, तो उस तरीके के तर्क देने से जो मार्क्सवाद है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा या उसका मूल तत्व चला जाएगा। क्योंकि रोज़ा लक्ज़मबर्ग इस बात पर जोर दे रही थी कि जो पूंजीवाद है उसके भीतर जिस तरीके का शोषण है उसको कभी भी हम सुधार के माध्यम से ठीक कर लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। और उन्होंने यह कहा कि ये जो रिविजनिज़म प्रस्तुत किया गया है वह एक तरीके से मार्क्सवाद को एक अमूर्त नैतिक यूटोपिया में बदल देगा। और उन्होंने 3 आधारों पर संशोधनवाद को नकारा। पहला, ट्रेड यूनियनें ढांचागत परिवर्तन करने में असमर्थ हैं,
तो जो बर्नस्टीन थे उनकी मुख्य बात यही थी कि ट्रेड यूनियनें अपनी मांगों को रखेंगी और अपनी मांगों को रखते हुए वो राज्य को इस बात के लिए मजबूर करेंगी कि राज्य उनकी जो मांगें हैं उन्हें स्वीकार करे और इस तरीके से वो समाजवादी लक्ष्य की ओर आगे बढ़ सकती हैं। और इसी तरीके से उन्होंने यह कहा कि मजदूर सामाजिक सुधारों के जरिए समाज पर अपना नियंत्रण हासिल नहीं कर सकता है। और तीसरा, पूंजीपति वर्ग अपना शासन, शुल्क संरक्षण और सैन्यवाद के सहारे ही मजबूत कर रहा है। दरअसल श्रमिक आंदोलनों को ट्रेड यूनियन और संसदीय गतिविधि द्वारा सुधारों के लिए संघर्ष करना चाहिए, लेकिन यह उत्पादन के पूंजीवादी संबंधों को खत्म करने के लिए नाकाफ़ी होता है। इसलिए इसे अपने आखिरी लक्ष्य अर्थात क्रांति के लिए क्रांति के माध्यम से या क्रांति का द्वारा सत्ता प्राप्ति के लक्ष्य को भूलना नहीं चाहिए। तो एक लिहाज से जो बर्नस्टाइन की जो पूरी अवधारणा थी, जिसमें उन्होंने वर्ग संघर्ष की अनिवार्यता को नकारा था, उसे रोज़ा लग्जेमबर्ग नकारती हैं, उसे खारिज करती हैं उस विचार को, और वो इस बात पर जोर देती हैं कि जो एक गोलबंदी के माध्यम से सत्ता पर कब्जा करके और समाज परिवर्तन का जो लक्ष्य है, जो कि मार्क्सवाद के मूल तत्वों में से एक है और जिसमें कि किसी भी तरीके के सुधार को ही अंतिम लक्ष्य नहीं माना जा रहा है, वह महत्वपूर्ण है, न कि यह मान लेना कि, और जैसा कि बाद में कई सोशल डेमोक्रेटिक पार्टीज़ भी मानने लगी कि कुछ सुधार के माध्यम से हम चीज़ों को अपने एक ऐसे लक्ष्य तक पहुंचा सकते हैं जिसे हम चाहते हैं, यानी कि समाजवाद की स्थापना। लग्जेमबर्ग ने व्हाट इज़ टू बी डन, जो लेनिन की बुक थी और जिसमें एक वैनगार्ड पार्टी की अवधारणा आती है, उसको उन्होंने नकारा और 1904 में उन्होंने ऑर्गेनाइजेशनल क्वेश्चंस ऑफ रशियन सोशल डेमोक्रेसी शीर्षक से किताब लिखी। और इसमें उन्होंने बहुत ही गहराई से लेनिन के जो डेमोक्रेटिक सेंट्रलाइजेशन का जो पूरा कॉन्सेप्ट था उसको उन्होंने उसको सवालों के घेरे में रखा। लेनिन यह मानते थे कि जो एक पूरी क्रांति की जो अवधारणा है या जो हम पार्टी की बात कर रहे हैं उसमें वो एक वैनगार्ड पार्टी के रूप में होगी। मार्क्स और एंगल्स ने पार्टी के बारे में बहुत विस्तार से बात नहीं की और वो यह मानते थे कि लोग, यानी कि जो श्रमिक वर्ग हैं, उससे जुड़े हुए लोग संगठित होंगे, उनके भीतर राजनीतिक जागरूकता आएगी और वो परिवर्तन के लिए काम करेंगे। तो उनकी पार्टी की अवधारणा बहुत व्यवस्थित रूप से सामने नहीं आती है। लेनिन का जो मुख्य योगदान पार्टी के से संबंधी विमर्श में है वह यह है कि सभी लोग जो पार्टी के भीतर होते हैं उनके पास एक जैसी जागरूकता नहीं होती है। तो कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि मुद्दों की ज़्यादा गहरी समझ रखेंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि अन्य लोगों को इस बात के लिए प्रेरित करेंगे कि उन्हें बदलाव के रास्ते पर आगे बढ़ना है, उन्हें ये बताएंगे कि वास्तविकता को, हकीकत को, सच्चाई को कैसे देखा जाना चाहिए, कैसे उससे निकलने का रास्ता तलाशा जाना चाहिए। तो ये जो वैनगार्डिज्म का जो पूरा एक आइडिया है उसका मतलब यही हुआ कि एक तरीके से जो सभी लोग हैं उनमें से कुछ लोग ज़्यादा गहरी समझ रखने वाले कार्यकर्ता के रूप में, एक्टिविस्ट के रूप में होंगे। और जो डेमोक्रेटिक सेंट्रलाइजेशन या सेंट्रलिज्म का जो पूरा आइडिया है उसमें लोकतांत्रिक रूप से हर किसी के चुने जाने की बात है, यानी कि निचले स्तर का से ऊपर के स्तर की ओर लोग लोकतांत्रिक तरीके से चुनकर आएंगे। एक मिसाल के लिए मैं आपको समझाने के लिए उदाहरण दूंगा कि अगर ब्लॉक लेवल पे जो लोग हैं वो जिला लेवल के लोगों को चुनेंगे, जिला स्तर के जो लोग हैं वो राज्य स्तर के लोगों को चुनेंगे, जो राज्य स्तर के लोग हैं वो केंद्रीय समिति के लोगों को चुनेंगे। तो ये एक डेमोक्रेटिक चुनाव की बात है। और दूसरे स्तर पर जो इसमें एक बात है वो ये है कि जब ऊपर से एक निर्णय होगा तो बाकी सब लोग उसको मानेंगे। तो एक तरीके से यह लोकतंत्र के साथ केंद्रवाद की प्रवृत्ति को सामने लाने वाला विचार था, यानी कि लेनिन के विचारों में एक संगठित अनुशासित पार्टी की संकल्पना सामने आती है। लेकिन रोज़ा लग्जेमबर्ग को यह लगता है कि यह जो सोच है वह लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ फिट नहीं बैठता है और इसके लिए अगर हम लोकतांत्रिक मूल्यों को जीवित रखते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम जनता पर भरोसा रखें, जनता की ओर से जो आवाज़ आती है उसको तरजीह दें, और न कि हम यह मान लें कि कुछ लोग जो हैं वो ज़्यादा समझदार हैं, वो ज़्यादा गहराई से चीज़ों को समझते हैं और उसी के आधार पर
एक पार्टी को काम करना चाहिए। तो ये जो एक विचार है वो अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर हम अपने देश में, हिंदुस्तान में मौजूदा समय में राजनीतिक दलों को देखें तो भले ही मार्क्सवाद को नकारने वाले लोग हों, उसको पूरी तरीके से बुरा भला कहने वाले लोग हों, लेकिन जब वो अपनी पार्टी की बात करेंगे तो वहाँ हम देखेंगे कि असल में स्थिति यही है। और शायद डेमोक्रेटिक एलिमेंट भी वहाँ नहीं है, पर सेंट्रलाइजेशन ज़रूर है। तो अगर चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, या चाहे तमाम क्षेत्रीय दल हों, वहाँ पर कहीं से भी जो आम कार्यकर्ता हैं उनकी आवाज़ों को बहुत ज़्यादा तरजीह नहीं दी जाती है। तो इस स्थिति में जो रोज़ा लग्जमबर्ग का विचार है, जहाँ पर वो लोगों के हाथों में, आम जन के हाथों में ज़्यादा शक्ति देने की बात करती हैं, और वो इसका मतलब यह नहीं कि पार्टी संगठन को पूरी तरीके से नकार रही हैं। जो महत्वपूर्ण बात है वो ये कि रोज़ा लग्जमबर्ग एक वैनगार्डिज़म के पूरे आइडिया पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रही हैं, और उनका यह कहना है कि जितने तरीके की लोग होते हैं जिनकी अपनी सोचने समझने की क्षमता होती है, उसको समान महत्व दिए जाने की ज़रूरत है, और तभी हम एक जनतांत्रिक तरीके से बदलाव की ओर बढ़ पाएंगे। रोज़ा लग्जमबर्ग ने मास स्ट्राइक पार्टी एंड यूनियन शीर्षक से अपने पुस्तक में इस बात पर जोर दिया कि जो जन हड़ताल होता है, जिसमें कि लोग अपनी मांगों को लेकर सरकार के कामकाज को ठप करने की बात करते हैं, वह भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण तरीका है पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ बगावत करने का, विद्रोह करने का। और इस लिहाज से उनका यह कहना था कि लोगों के भीतर जो एक आत्मचेतना आती है, और ख़ासतौर पर श्रमिक वर्ग के भीतर, और जब वो इस आत्मचेतना का उपयोग अलग अलग तरीक़ों से करते हैं, और जिसमें कि निश्चित रूप से सीधे तौर पर एक क्रांति की बात नहीं हो रही है, लेकिन अगर मास स्ट्राइक की बात हो रही है और जिसके माध्यम से बहुत गहरी चुनौती पूंजीवादी व्यवस्था को दी जा रही है, तो वह भी एक श्रेयस्कर रास्ता है। द एक्युमुलेशन ऑफ कैपिटल में उन्होंने इस बात की गहराई से पड़ताल की कि साम्राज्यवाद को कैसे समझा जाए, और उन्होंने मार्क्सवाद की सीमाओं को भी दर्शाया, और उन्होंने यह कहा कि जो सरप्लस वैल्यू इकट्ठा होता है पूंजीपतियों के पास, वो एक देश के भीतर कायम नहीं रह सकता है, और उन्हें हमेशा एक नए बाज़ार की तलाश होती है, और उस नए बाज़ार या वहाँ मिलने वाले सस्ते श्रम या वहाँ मिलने वाले कच्चे पदार्थ उन्हें दूसरे देशों की ओर ले जाते हैं, और जिसका नतीजा उपनिवेशवाद के रूप में सामने आता है। तो ये जो एक विश्लेषण था, इस विश्लेषण में रोज़ा लग्जमबर्ग जो एक पूरा विश्लेषण मार्क्स और एंगल्स के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, उसकी सीमाओं को बताती हैं, और वो उससे आगे जाते हुए यह बताने की कोशिश करती हैं कि जो प्रथम विश्व युद्ध की स्थिति बनकर सामने आई, या जो एक साम्राज्यवाद की स्थिति पूरी दुनिया पर बनी हुई थी, उसके क्या कारण थे। तो इस लिहाज से इनके दोनों ही लेखन जो कि जन हड़ताल से या साम्राज्यवाद के विश्लेषण से जुड़े हुए थे, उनसे एक नई तरह की अंतर्दृष्टि उभर कर सामने आती है। लग्जमबर्ग ने जर्मनी में प्रथम विश्व युद्ध के विरोध का नेतृत्व किया। क्रांतिकारी अंतर्राष्ट्रीयतावाद का बौद्धिक मानक धारण करने वाले लोगों ने स्पार्टस लीग में एकत्रित होकर प्रथम विश्व युद्ध का विरोध किया। तो निश्चित रूप से प्रथम विश्व युद्ध के समय यह तर्क दिया गया कि ये इसके पीछे एक राष्ट्रवाद भी एक प्रमुख कारण है, लेकिन मार्क्सवाद के अनुयायी के रूप में उन्होंने इंटरनेशनलिज्म की बात की, और उन्होंने इस तरीके के खोखले राष्ट्रवाद के आधार पर युद्ध छेड़ने का तीखा विरोध किया। लग्जमबर्ग ने जूनियस पैम्पलेट और अपने अन्य लेखन द्वारा सोशल डेमोक्रेसी द्वारा अपनाए गए या सोशल डेमोक्रेट्स के द्वारा अपनाए गए देशभक्तिपूर्ण रवैये की आलोचना की और इसे विश्वासघात की संज्ञा दी। युद्ध के दौरान वे अधिकांश समय जेल में रहीं और वहां उन्होंने द रशियन रेवोल्यूशन शीर्षक से अपनी किताब लिखी। इसमें उन्होंने लेनिन, ट्रॉट्स्की और बोल्शेविकों के प्रति अपनी एकजुटता अभिव्यक्त की और समाजवादी क्रांति लाने की उनकी कोशिशों के प्रति अपना समर्थन दिखाया। लेकिन इसके बावजूद वे उनकी भूमि संबंधी नीति और राष्ट्रवादी नीति से असंतुष्ट रहीं। सबसे बढ़कर उन्होंने समाजवादी लोकतंत्र में कटौती करने की आलोचना की। खासतौर पर वे इसलिए निराश थीं कि
एक ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति को, जहां पर कि लोकतंत्र के तत्व में कमी लाने की बात हो रही थी, उसे कई सारे नेता एक सद्गुण या एक वर्च्यू के रूप में प्रस्तुत कर रहे थे, एक संगठित अनुशासित पार्टी के गठन या उसके कार्यशैली के आधार पर। लेकिन रोज़ा लग्जमबर्ग के अनुसार यह एक नकारात्मक बात थी, क्योंकि इसमें एक तरीके से जो लोकतांत्रिक तत्व थे उसकी कटौती हो रही थी। उन्होंने एक रचना लिखी, व्हाट इज़ स्पार्टकस लीग वांट, और इसमें स्पार्टकस लीग वांट, और इसमें उन्होंने समाजवादी समाज के स्वरूप के बारे में विचार रखें, और इसमें उन्होंने कुछ प्रमुख कदमों पर जोर दिया जो कि किसी भी एक बेहतर समाज के लिए आदर्श कदम हो सकते हैं। पहले उन्होंने ये कहा कि सारी जो रजवाड़े होते हैं उनकी समाप्ति होनी चाहिए और संयुक्त जर्मन समाजवादी गणतंत्र की स्थापना होनी चाहिए। दूसरा, सभी पार्लियामेंटों और नगरपालिकाओं को भंग किया जाना चाहिए तथा मजदूरों और फौजियों की परिषदों की स्थापना होनी चाहिए। तीसरा, सभी वयस्क व्यक्तियों द्वारा जर्मनी में मजदूर परिषदों की स्थापना होनी चाहिए। मजदूरों, ये चौथे बिंदु है कि मजदूरों और फौजियों की केंद्रीय परिषदों के लिए समूचे देश में मजदूरों और फौजी प्रतिनिधियों का चुनाव होना चाहिए। केंद्रीय परिषद उच्चतम वैधानिक और कार्यकारी संस्था के रूप में कार्यकारिणी परिषद का चुनाव करेगी। और फिर पाँचवें स्तर पर उन्होंने कहा कि कार्यकारिणी परिषद पर लगातार नियंत्रण रखना, मजदूरों और फौजियों की परिषद के बीच संबंध गहरे करना, उनके और सरकार के बीच संबंध मजबूत करना, वापस बुलाने का अधिकार देना और उनकी जगह नए प्रतिनिधि चुनना, ये सारे कार्य जो हैं वो मजदूर और फौजियों के परिषद के पास रहेंगे। पर पद और आदेश और उपाधि संबंधी अंतर को उन्होंने समाप्त करने की बात कही। साथ ही उन्होंने कहा कि लिंग की संपूर्ण कानूनी और सामाजिक बराबरी की स्थापना होगी। तो अगर हम इन सारे कार्यक्रमों को देखें तो हम यह कह सकते हैं कि जो ये सारे कार्यक्रम हैं वो मौजूदा समय की जो एक व्यवस्था, अधिकांश पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाने वाले देशों में भी चल रही है, उसको पूरी तरीके से नकारती हैं। लेकिन इसके साथ ही वो एक ऐसी व्यवस्था बनाना चाहती हैं जहां पर मजदूर और फौजी ये दो महत्वपूर्ण भूमिका में हों। कई बार हम यह कह सकते हैं कि इनकी जो मजदूर की अवधारणा है, शायद वो तीसरी दुनिया के देशों या ऐसे देशों जहां पर किसानों की बहुलता है उस पर पूरी तरीके से फिट नहीं बैठती है। लेकिन हम मजदूर की इस अवधारणा को अगर हम विस्तृत रूप में देखें तो हम यह कह सकते हैं कि वो फौजियों और आम लोगों जो कि जिसमें मजदूर भी शामिल हैं, किसान भी शामिल हो सकते हैं, भूमिहीन लोग भी शामिल हो सकते हैं, उनकी प्रमुख भूमिका की बात कर रही हैं। हालांकि यह तब है जबकि मजदूर की हम अवधारणा का ज़्यादा विस्तार कर रहे हैं। जो महत्वपूर्ण बात जो रोज़ा लग्जमबर्ग के लेखन से उभर कर सामने आती है वह यह कि वे मौजूदा पूंजीवादी व्यवस्था को तो पूरी तरीके से नकारती ही हैं, वे उन संभावनाओं के प्रति भी सचेत करती हैं जो उन्हें अपने समकालीन मार्क्सवादी नेताओं के लेखन में मिल रहे थे, जिसमें कि वो एक पार्टी के आधार पर पूरे शासन व्यवस्था को संचालित करने या क्रांति के बाद की स्थिति को संभालने की बात कर रहे थे। इसलिए आश्चर्य की बात नहीं है कि उनकी हत्या के बाद लेनिन ने तो उनकी तारीफ़ की, लेकिन बाद में स्टालिन के शासनकाल में उनके लेखन को, उनके विचारों को ज़्यादा तरजीह नहीं दी गई और एक तरीके से उसे दबा दिया गया। क्यों? क्योंकि वो पार्टी के विचार को प्रश्नांकित कर रही थी, क्योंकि वे राष्ट्रवाद के नाम पर हर चीज़ को सही ठहराए जाने की प्रवृत्ति को प्रश्नांकित कर रही थी और वे अंतर्राष्ट्रीयतावाद की बात कर रही थी। तो इस लिहाज से उनके विचारों को पीछे रखा गया। बाद के समय में उनके विचार फिर से उभर कर सामने आए। और अगर हम रोज़ा लग्जमबर्ग के विचारों के महत्व को समझने की कोशिश करेंगे तो जो सबसे महत्वपूर्ण बात उनके लेखन से आती है वह यह कि उनका भरोसा जो था वो आम लोगों पर था और उन्हें यह लगता था कि आम लोगों के भीतर इतना सामर्थ्य है कि वे अपने अनुभवों से, वे परिस्थितियों से जूझते हुए परिवर्तन का एक रास्ता अपने लिए निकाल सकते हैं। और इस लिहाज से हम यह कह सकते हैं कि शायद उनका आम लोगों पर ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा था, लेकिन लोकतंत्र के साथ यह तत्व जुड़ा हुआ है कि जो नागरिक होता है
उस पे भरोसा किया जाता है। हालांकि जो ख़ास बात है वो ये कि वो नागरिकों की संरचना की एक बात सामने रखती हैं। सीधे तौर पर वो इस शब्द का इस्तेमाल नहीं करती हैं, लेकिन जैसे हमने देखा कि जो उनकी एक समाजवादी राज्य की पूरी संकल्पना है, उसमें वो मज़दूरों और फौजियों को जो भूमिका देती हैं, उस भूमिका में यह बात साफ है कि वे यह महसूस करती हैं कि ये लोग अपने देश और समाज से जुड़े हुए जो प्रमुख मसले हैं उनका संचालन अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो इस लिहाज से जो दो प्रमुख विचार हैं, यानी कि एक समाजवादी राज्य, समाजवादी समाज की स्थापना और दूसरा लोकतांत्रिक मूल्यों को तरजीह देना, दोनों को साथ लेकर रोज़ा लग्जमबर्ग आती हैं और वो इन मूल्यों के साथ अपने पूरे जीवन में के संघर्ष करती रहें कि ये मूल्य स्थापित हों और एक बेहतर समाज बने। और हम यह कह सकते हैं कि जो रोज़ा लग्जमबर्ग के लेखन से बात सामने आती है वह यह कि हमें यह कोशिश करनी चाहिए कि जो लोग हैं उनके भीतर एक ऐसी चेतना का विकास हो कि वे अपनी स्थितियों की बेहतर समझ बना पाएँ और वो एक बेहतर समाज के निर्माण की दिशा में काम कर पाएँ। तो इस लिहाज से मैं यह कहूँगा कि रोज़ा लग्जमबर्ग का जो लेखन है वो हर देश और समाज के लिए कुछ सबक लेकर आता है। हिंदुस्तान के समाज में जो सबसे बड़ा सबक है वो ये कि हमें लगातार यह कोशिश करनी होगी कि जो लोकतांत्रिक मूल्य हैं वो बचे रहें और उसके साथ बराबरी स्थापित करने का सपना, समाजवादी समाज बनाने का सपना बचा रहे। आज के दौर में हम खुद को लोकतंत्र कह सकते हैं, लेकिन लोगों के पास वास्तविक रूप से कितने अधिकार हैं, यह एक ऐसी बात है जिस पर बहुत सारी चीज़ें कही जा सकती हैं, क्योंकि वास्तविक अर्थों में हम अपने लिए सवाल खड़े करने में खुद को कई बार असमर्थ पाते हैं और समाज के भीतर भी लोग अपने अधिकारों के लिए कितना लड़ पा रहे हैं, उनके पास कितने लोकतांत्रिक आज़ादी है, इसे अगर हम थोड़े नज़र को खोल कर देखें तो ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। बहरहाल जो रोज़ा लग्जमबर्ग है उनके विचारों को हमें और ज़्यादा गहराई से समझने की ज़रूरत है अगर हम एक बेहतर समाज बनाना चाहते हैं। तो मुझे यह उम्मीद है कि परख के इस अंक में आप रोज़ा लग्जमबर्ग और उनके कुछ विचारों के बारे में एक परिचयात्मक समझ, एक इंट्रोडक्टरी अंडरस्टैंडिंग बना पाए होंगे और आप उनके बारे में और गहराई से पढ़ेंगे। तो परख के इस अंक को मैं यहीं विराम देता हूं और अगले अंक में हम मिलेंगे और एक अन्य मुद्दे पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।